हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सी-टेट के सीडीपी वाले भाग से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन है, एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें कि स्थूल कौशल का मतलब ये होता है कि जो हमारे बड़ी मांसपेशियाँ हैं उनके द्वारा किए गए जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम स्थूल कौशल के रूप में जानते हैं, और जो हमारी छोटी मांसपेशियों के द्वारा हम कार्य करते हैं उसे सूक्ष्म गतिक कौशल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि स्थूल कौशल का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक पैर पर संतुलन करना। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें स्थूल कौशल का उदाहरण एक पैर पर संतुलन करना है, जिससे कि हमारे पैर होते हैं ना, वो हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक पैर पर संतुलन करना। एक मटर को उंगलियों से दबाना, यानी कि यहाँ पे छोटी सी मांसपेशी उंगली का उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे ये सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। किताब के पन्ने पलटना, यहाँ पे हाथ की उंगलियों पे कार्य हो रहा है उंगलियों के द्वारा, तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाएगा। पेंसिल पकड़ना, ये भी हाथ की उंगलियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये सूक्ष्म गतिक कौशल। लेकिन स्थूल गतिक कौशल पूछा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पहला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। आनुवंशिकता और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। फ्रेंड्स, यहाँ पे आनुवंशिकता का विकासात्मक परिवर्तन जो होता है हम जो बच्चों में डेवलपमेंट होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण का परस्पर अंतःक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। विकास की प्रक्रिया पर्यावरण और आनुवंशिकता का परस्पर संयोजन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। फ्रेंड्स, यहाँ पे शैशवावस्था हमारा 0 से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था हो जाता है, और प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है हमारा, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। फ्रेंड्स, अभिकथन जो हमारा है बिल्कुल सही है कि शहरों में बहुत सारा खेल उनकी जो टीवी में देखते हैं बच्चे, उन्हीं के अनुरूप भी वो खेलते हैं जो वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अभिकथन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कारण क्या है उसे पढ़ते हैं। इस दिन परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो बच्चों का समाजीकरण हो रहा है वह परिवार साथियों के द्वारा तो होता ही है, लेकिन मीडिया भी उनके समाजीकरण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हाँ, ये बात भी सही है कि मीडिया के द्वारा भी बच्चों का समाजीकरण हो रहा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल राइट दोस्तों, क्योंकि हमारा अभिकथन और रीजन दोनों सही हैं, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक की गतिशीलता रहेगी तो अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विविध सामग्रियों का प्रावधान,
विविध सामग्रियों का प्रावधान करेंगे तो इससे भी अधिगम हमारा सुगम हो जाएगा। थर्ड नंबर है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, मतलब कि एक्सपीरियंस के द्वारा यदि हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनके अधिगम की प्रक्रिया जो होती है और सुगम हो जाएगी। यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना, ये दोस्तों जो है कि फोर्थ नंबर इसको पियाजे द्वारा नहीं बताया गया है, इसलिए पियाजे के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में पहला, दूसरा और तीसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। ऑप्शन है हमारा संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि फ्रेंड्स जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वह पियाजे के अनुसार 2 से 6 वर्ष की अवस्था को, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इस उम्र में बच्चा जो है कि जीववादी प्रकृति को एलिज्म, उसमें उसको लगता है कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो तो जान है ही, लेकिन उनको ये लगता है कि ये भी चलते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो होती है कि उनकी सोच पर निर्भर करती है। ठीक है, उनकी वो सोच पर निर्भर करती है कि पेड़ पौधे भी चलते हैं, उन लोगों भी खाते पीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहरबर्ग। यहाँ पर जो है कि लेव वाइगोत्स्की सही हो जाएंगे। नो, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और यहाँ पे सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया है, वो बताते हैं कि हमारे बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। लॉरेंस कोहरबर्ग को नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पहला है प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों से बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके एवं दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि चौथा नंबर हमारा व्यवहारवाद जो थॉर्नडाइक स्किनर है वो बताते हैं, और पुरस्कार और दंड भी व्यवहारवाद के थॉर्नडाइक, स्किनर, पॉलो ये सभी उनकी बात करते हैं। और प्रतियोगिता के द्वारा हम बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा साथियों से बातचीत करके हम उनमें अधिगम को सुसाध्य कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक बच्चा वहाँ पे एक्टिव नहीं रहेगा वहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, ज्ञान के निर्माण के में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि ज्ञान के निर्माण में मतलब बच्चा वहाँ पे एक्टिव है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को एक्टिव होना है और निष्क्रिय होकर श्रोता के रूप में नहीं। ठीक है, वो खुद करके सीखेंगे, यही बाल केंद्रित शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? नंबर 1, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है दोस्तों, क्योंकि सजा और अभिविन्यास ये बताता है कि
बच्चा कोई भी चीज़ करने को वह सोचता है कि दंड देंगे तो नहीं करेगा, पुरस्कार मिलेगा तो करेगा, ठीक है। और अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। ये बात सही है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास में ये होता है कि बच्चा ये सोचता है कि दूसरे वाले हमें भला समझें, हम दूसरों के लिए कैसे अच्छे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। स्थानिक, प्रकृतिवादी, संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक। यहाँ पे बता रहा है कि व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजाति, कहीं ना कहीं ये अपनी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है और हमारे नेचर से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है दोस्तों बहुभाषावाद पर बल देती है, एक भाषावाद नहीं, पाठ्यक्रम का स्टैंडर्डाइज होना ये भी नहीं, मूल्यांकन का मानकीकरण ये भी नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बताती है कि हमारे स्कूल में बहुभाषा को ध्यान में रखना है। जैसे कि बच्चे हमारे जो होते हैं विभिन्न संस्कृति से आते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग रहती है, ठीक है। हर प्रकार के बच्चे अलग अलग माहौल से आते हैं तो उनकी भाषा अलग रहती है। उन सभी भाषाओं को ऐड करना है, उनका समावेश करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका यह धारण रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर समानता। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि अधिक जो है कि एक शिक्षिका ये मानती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और वो तो जोखिम लेते हैं, लेकिन लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। ये क्वेश्चन जो है कि शिक्षिका कहीं ना कहीं दोनों लिंगों में भेदभाव कर रही है, उन लिंगों को एक और झुकाव कर रही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेंडर पक्षपात, क्योंकि ये जेंडर बायस बता रहा है हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, विभिन्न प्रकार की तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए अपनी आकलन के लिए। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र में बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कोई भी एक तरह का मूल्यांकन बच्चे की प्रगति के बारे में सही स्पष्ट कर पाना सक्षम नहीं है। हमें असेसमेंट करना है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, जिसका मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से हम मूल्यांकन करें, ना कि सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज लिखित परीक्षा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है बी की, आर की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पूछते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखना है कि नहीं बोला है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि सीखने के आकलन को नहीं दर्शाता है, तो यहाँ पे निगेटिव वाले सेंटेंस को पकड़ना है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ये बात तो सही है फ्रेंड्स। चलिए थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है कि वो नेगेटिव क्या नहीं करना चाहिए आकलन के लिए, इसको पूछा है, तो हमें तुलना नहीं करना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। हमें मानकीकृत पाठ्यक्रम के द्वारा समावेशी शिक्षा में मानकीकृत पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, बल्कि लचीला पाठ्यक्रम माना गया है। अनम्य मानसिकता ऐसा भी नहीं है, अनम्य इमारत इसका भी जरूरत कोई नहीं है। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता, पठन वैकल्य, गुणन वैकल्य, गतिमान दिव्यांगता। गतिमान दिव्यांगता दोस्तों, गतिमान दिव्यांगता जो व्यक्ति के चलने फिरने और दिव्यांग शारीरिक गतिविधियों से दिव्यांगता है, उसको गतिमान दिव्यांगता कहा जाता है। गुणज वैकल्य बच्चा कैलकुलेट नहीं कर सकता है, गणित में नहीं जानता है। ठीक है, पठन वैकल्य का मतलब है कि पढ़ने में असहमत है। और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार करने में चुनौतियों का कारण बनती है? जो बच्चा समाज से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वह स्वयं में विमोह रहता है। ठीक है, बात नहीं करता दूसरों से खुल के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला, आत्मकेंद्रिता व स्वलीनता। वो खुद में आत्मविमोहित रहता है। ठीक, और दूसरों से घुल मिल नहीं पाता है, कम्युनिकेट नहीं पाता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सुविधा विहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व देना, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत परीक्षण। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, विविधता को सम्मान। हमें विविधता को सम्मान देना है। ठीक है, डाइवर्सिटी को सम्मान देना है। बहुत विभिन्न सारी संस्कृतियों से बच्चे आते हैं, तो वह उनके अंदर विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी होती हैं। हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता में डाइवर्सिटी होती है। तो इन विविधताओं को हमको उनको सम्मान करना है, ना कि उनको गलत ठहराना है। सभी की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सभी की अलग अलग विविधता होती है, उनको सम्मान करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारा मदद मिला होगा इस वीडियो से आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।